आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लंबी यात्रा के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक कृषि को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है और वो 1 अप्रैल से विधिवत पूरे राष्ट्र में लागू हो जाएगा। इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों इस पद्धति को अपनाने के लिए आगे कदम बढ़ाए गए, इन सब बिंदुओं पर आप इस कार्यशाला में चिंतन करेंगे। अभी मेरे से पहले माननीय RM चौहान जी ने, जो इस कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन्होंने इस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में जो शोध हुए हैं, जो रिसर्च हुई है, उसकी बहुत अच्छी जानकारी दी है। और राजभवन में प्रति मास हम सब जितनी भी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने प्रदेश में हैं, सभी कुलपति महोदय उसमें आते हैं, एग्रीकल्चर विभाग के लोग आते हैं और उसमें भी आत्मा विभाग हमारे सोलंकी जी भाई बैठे हैं, दूसरे लोग आए हैं। तो हम चिंतन करते हैं तो उसमें बहुत खुशी की बात है कि हमारी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो गुजरात में है, उनके सभी वाइस चांसलर महोदय को और उनके सभी साइंटिस्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने पिछले इन 3-4 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च किए हैं और उनके उस रिसर्च को पाकर हमें और किसानों को भी बहुत बड़ा संतोष हुआ है। एक धारणा जो ये बनाई गई थी कि प्राकृतिक कृषि में विज्ञान क्या है, इसका साइंटिफिक स्वरूप क्या है, तो आज देश में विभिन्न यूनिवर्सिटीज और साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर अब तक 200-250 रिसर्च पेपर आ चुके हैं जो प्राकृतिक खेती की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। और इसीलिए एकदम ये मिशन नहीं बना है, कई वर्षों तक इस पर चिंतन हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, राजनीतिक नेताओं ने किया और जब इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हुई उसके बाद इसको लागू किया गया है। भाइयों और बहनों, इस समय जो चर्चा मुख्य रूप से 2-3 बिंदुओं पर मैंने करनी है। रासायनिक खेती जिस समय प्रारंभ की, वो समय की बहुत बड़ी जरूरत थी, इसका कोई विरोध नहीं है। और हमारे जिन साइंटिस्ट ने उस समय देश को भूखमरी से बाहर निकालने का काम किया, वो सारे बधाई के पात्र हैं। लेकिन उनको खुद भी नहीं शायद पता था कि हम इतना अंधाधुंध रूप से इसमें रासायनिक खेती में समा जाएंगे कि उसके इतने दुष्परिणाम मिलेंगे कि हमें उस पर चिंतन करना पड़ेगा, ये उनको भी नहीं पता था। और हम उसको सही समझ भी नहीं पाए। डॉक्टर स्वामीनाथन और उनके साथियों ने उस समय भी ये बात कही थी कि जब तक आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इसके साथ नहीं करोगे तो यह लंबा समय चलने वाला अभियान नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति किसानों की और हम सब की क्या बनी कि किसान ने गोबर का खाद खेतों में दिखाना ही बंद कर दिया। आजकल तो स्थिति ज़्यादा ही भयावह हो गई है। एक तरफा हम इतने कमज़ोर हो गए शारीरिक रूप से कि उस खेती को चुनते जिसमें शारीरिक मेहनत ही ना करनी पड़े, और किसान अब ऐसी फसल अपना रहा कि जो बोता और काटता है, बीच में यूरिया देता और पानी दे देता है।
तो इन सब चीजों के कारण आज हम रासायनिक खेती पर पूर्ण रूप से निर्भर हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन उसका परिणाम तो देखो कितना दुष्परिणाम हो रहा है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग की, और उसमें रासायनिक खेती बहुत बड़ा योगदान करती है। दूसरा, उससे भूमि का जैविक कार्बन वो बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है। डॉक्टर स्वामीनाथन के समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में वो रिपोर्ट्स हैं, वहीं से शुरू हुआ था। उस समय भारत की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। ये ध्यान करें आप, बहुत प्रबुद्ध लोग इस सभा में हैं, साइंटिस्ट भी हैं, युवा साइंटिस्ट भी हैं, छात्र पढ़ने वाले भी हैं, किसान भी हैं। इस पर गंभीरता से चिंतन करना है, हम कहां से चले थे। आज से जो 60 के दशक में जब शुरू हुई, सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन लगभग 2 से 2.5% था, जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ थी। और इस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.3, 0.4 पर खड़ा है। आप सब साइंटिस्ट ही हमें ये बात बताते हैं कि जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया, वो बंजर होगी नहीं, वो बंजर हो चुकी है। इतनी उपजाऊ जमीन आज हमने बंजर बना दी, एक बात। दूसरा, सारे देश की धरती में ऊपर की लगभग 1 फीट मिट्टी को हम ट्रैक्टर से, हल से जोतते हैं तो वो हिलती डुलती है, लेकिन उस 1-1.5 फीट के नीचे एक बहुत बड़ी सीमेंटेड लेयर बन गई मिट्टी की, पत्थर बन गई नीचे मिट्टी। और ये सारे देश की स्थिति है। इसका परिणाम, वर्षा जल, जब वर्षा बरसती है तो भारत की भूमि पानी नहीं पीती। तेज वर्षा आती है, ऊपर की 6 इंच मिट्टी को बहा ले जाती है, बाढ़ आ जाती है। धरती में पानी जा नहीं रहा तो ग्राउंड वाटर कैसे बढ़ेगा। आप पंप से, ट्यूबवेल से पानी खींच रहे हैं, जमीन का पानी तो निकाल रहे हैं, और वर्षा जल धरती में जा नहीं रहा तो आने वाली पीढ़ियों को पीने का भी पानी नहीं मिलेगा। खेती तो बहुत दूर की बात है, आज ये चिंता का विषय है। मैं जब छोटा था, मेरे को अच्छी तरह याद है, हमारे यहाँ जगह जगह कुएं होते थे, और उनमें 10-12 फीट की रस्सी एक बाल्टी से बंधी होती थी, जिससे निकाल के पानी पीते थे। हमारे हर घर के अंदर हैंडपंप होते थे। आज वहां जो पानी 10-15 फीट पे था, आज वो 300, 350 फीट पे गया। हरियाणा पंजाब की बात मैं करता हूं, जहां जल का भंडार था। और गुजरात में तो ऐसे क्षेत्र जहां 1000-1200 फीट तक भी पानी है, और वो पानी भी बहुत थोड़ा मिलता है। ये सब समस्याएं, वर्षा जल जब तक धरती माँ पिएगी नहीं, अपने पेट को नहीं भरेगी, तो आगे वो कैसे मिलेगा। रासायनिक खेती में जो यूरिया, डीएपी का अंधाधुंध प्रयोग है, उसने धरती के तत्व जो वो थे, जल ग्रहण करने वाले क्षमता थी, वो बर्बाद कर दी और धरती को पत्थर बना दिया। मैं आपको यहाँ एक वो वीडियो भी दिखाऊंगा। आज धरती केवल मेरी नहीं है, अनेक जगह मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं। सभी जगह आप अपने भी खेत में कर लेना। आप कोई ड्रिल मशीन लगाओ, ऊपर आपको 1 फीट तक तो ठीक जाएगी, उसके बाद वो ड्रिल मशीन नीचे नहीं जाती, और 1-2 फीट तक वहां बहुत बड़ी कठोर स्थिति बन गई है, और उसके नीचे फिर चली जाएगी। तो पानी धरती नहीं पीती, नंबर 1। नंबर 2,
जितना जहर हम खेतों में डाल रहे हैं ये कहाँ जाएगा? ये पौधों में आएगा, पौधों से अन्न, फल, साग, भाजी सब में आएगा, और वो मेरे आपके शरीर में जाएगा, और वो शरीर को बीमार करेगा, अनेक रोगों को पैदा करेगा। इसका प्रमाण आप ही साइंटिस्ट का मैं दे रहा हूं। अभी 7-8 महीना पहले 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, एक है तेलंगाना में, दूसरी है पश्चिमी बंगाल में। वहां आईसीआर के 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने केवल गेहूं और चावल पर रिसर्च किया। गेहूं और चावल में उन्होंने पाया रिसर्च के बाद कि इसमें 45% पोषक तत्व बचे ही नहीं है, ये बचे ही नहीं है, और उसमें आर्सेनिक, लेड, ऐसे जहरों की मात्रा कई सौ गुना बढ़ चुकी है। और उनका कहना कि ये खेती जैसी अब हम कर रहे हैं यूं ही चलती रही तो ये 45% है, ये भी नहीं बचेंगे। सोचिए, आप थोड़ा चिंतन करना चाहिए, आप प्रबुद्ध लोग हैं। हमने किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से रहित होकर के चिंतन करना है। हमने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है, देश की धरती और वातावरण के बारे में सोचना है। इसमें कोई जिद ना मेरी ना आपकी, ये बड़ी विनाशकारी होती है। हमने वस्तु स्थिति को समझना चाहिए। अभी 1.5 महीना पहले हमारे यहाँ पत्रिका, एक अखबार राजस्थान से छपता, उसके पहले फ्रंट पेज पे ही एक न्यूज छपी। एक साइंटिस्ट बहन ने रिसर्च किया, उसने 30 नवजात बच्चों को लिया जो अभी पैदा हुए, और उन सभी बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर के उसकी जांच कराई। सभी बालकों के ब्लड में पेस्टिसाइड मिले, सभी बच्चों में पेस्टिसाइड मिले। फिर पूछा ये बच्चों में कैसे आए? कि माँ जो दूध पीती थी जिस गाय भैंस का, उसके दूध में भी पेस्टिसाइड थे। माँ जो खा रही है साग, भाजी, अन्न, अनाज, उसमें पेस्टिसाइड हैं। ये स्थिति है। आज भारत का अनाज कोई यूरोप का देश नहीं खरीदता, क्योंकि वो उसकी जांच करते हैं, सब में पेस्टिसाइड मिलते हैं, जरूरत से ज्यादा जहर मिलता है। समस्या दूध जो हमारा अमूल है, इसके लिए भी हमारे इन लोगों ने प्रयास किया यूरोप के देश में, कहा कि हमने अनेक प्रोडक्ट बनाए हैं वो वहां बिकें। उन लोगों ने जांच की, ना कर दिया, हम इन्हें नहीं लेंगे क्योंकि इनमें जहर है। हमारे यहाँ ऊंझा एक तालुका है गुजरात में, वहां के किसान भारी मात्रा में मसाला पैदा करते थे, वो बाहर विदेशों में जाता था। अब उनको कोई नहीं पूछता, ढेर लगे पड़े हैं, कोई नहीं खरीदता, उसमें जहर हैं। क्यों भाई लोगों, मैं जो बोल रहा हूं एक तरफा, आप हाँ ना कुछ तो बोलो, ये बात ठीक है कि गलत है? क्यों भाई, ये गलत तो नहीं है? अगली बात, आज जितने बैठे बोलना, मैं तो सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना। सोचूंगा नहीं तो कमजोर स्टूडेंट्स पकड़ के लाए गए। ईमानदारी से बताओ, हृदय पर हाथ रख करके, इसमें अहंकार का कोई विषय नहीं। सोचो तो सही, इस रासायनिक खेती शुरू करने से पहले धरती पर किसी ने कैंसर नाम की बीमारी को सुना था? हार्ट अटैक को सुना था? डायबिटीज को सुना था? पैनक्रियाज फेल हो गई सुनी थी? किडनी फेल हो गई सुनी थी? आज अस्पताल भरे पड़े। अभी यहां कुछ महीने पहले सूरत में 8 साल की बच्ची स्कूल में पढ़ रही, बेंच से नीचे गिर गई, मर गई। अस्पताल में ले गए, पोस्टमार्टम किया तो पाया हार्ट अटैक हो गया। उससे 3-4 दिन के बाद अहमदाबाद में एक 13 साल की बच्ची ऐसे ही गिरी, हार्ट अटैक हो गया, मर गई। पता लगा कि हार्ट फेल। 11 साल का बच्चा जूनागढ़ में हार्ट अटैक होकर के मर गया।
आप कभी समय निकाल करके कैंसर हॉस्पिटल में जाइए। 5, 7, 6, 8 साल के बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं। उन बच्चों ने कौन से नशे किए हैं, कौन सी शराब पी है, क्या खाया है। इतने छोटे बच्चों को वो भी कैंसर से जूझ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं 20-20 साल के। बिना कारण के कार्य नहीं होता दुनिया में, हर चीज का कारण होता है। ये माइक बोल रहा ना, बिजली है तो बोलेगा, नहीं होगी तो नहीं बोलेगा। बादल होंगे तो वर्षा होगी, नहीं होगे तो वर्षा नहीं होगी। धुआं वहीं होगा जहां अग्नि होगी, अग्नि है तो धुआं है, अग्नि नहीं तो धुआं नहीं है। तो ये बिना काम के अपने आप ही हार्ट अटैक होने लग गए, अपने आप कैंसर। अभी जस्ट मैं 5-7 दिन पहले कुरुक्षेत्र था, वहां हमारे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय अग्रवाल करके, बहुत प्रामाणिक। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब कैंसर की क्या स्थिति है, अभी 5-4 दिन पहले। तो उन डॉक्टर साहब ने कहा कि कैंसर की ये स्थिति है, पहले मेरे पास महीने में 1 केस कैंसर का आता था, अब रोज 1 कैंसर का पेशेंट आता है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो ये मेरी आपकी समझ में आएगी भाई लोगों, तब कल्याण होगा इस देश का। हमारे एग्रीकल्चर के लोग, हमारे साइंटिस्ट महानुभाव यदि गंभीरता इस पर दिखाएंगे तो रास्ता बनेगा। हम धन्यवाद उन लोगों का करते हैं, हम विरोधी नहीं थे, लेकिन इसके दुष्परिणाम आ गए। अब तो हमने सोचना पड़ेगा ना। आप आश्चर्य करो, मोटी बात, सब्जी है बैंगन, बैंगन पूरा बंद है, उसके अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है, उस पे स्प्रे करें तो बीच में कीड़े को कैसे मारेगा, वहां तक पहुंचता नहीं स्प्रे। तो फिर हमने क्या किया, जड़ में इतना बढ़िया जहर उसमें डाला, इतना खतरनाक जहर डाला कि वो तने से गया और अंदर पूरे ही बैंगन को जहरीला बना दिया, कीड़ा हो ही नहीं सकता। ये अल्टरनेट निकाला हमने। अब मैं यूं पूछता हूं, जो कीड़े को भी नहीं पैदा होने देगा, इतना जहर है, वो मेरे आपके शरीर में जाएगा तो जहर हमारे अंदर के ऑर्गन को मारेगा या नहीं मारेगा? ये हम क्यों नहीं समझते। पिछले दिनों बागपत है आपके पास, गाजियाबाद के पास ही है, वहां एक मैंने न्यूज पढ़ी, लोगों ने बताया, 2 खेती में काम करने वाले भाई मजदूर थे, खेत में खेती करके शाम को जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में आते आते उस क्षेत्र में गन्ना शेरड़ी बहुत होता है, तो उन दोनों भाइयों ने बराबर खेत का गन्ना उखाड़ा और उसको खा के गांव की ओर चल पड़े। घर आकर नॉर्मल आए, गन्ना चूसा, रात को दोनों ही मर गए, दोनों की मृत्यु हो गई। तो उस पे पता लगा ये दोनों भाई स्वस्थ थे, सारा दिन काम किया, जिस किसान के खेत में काम किया उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आ तो बिल्कुल ठीक थे। बस वो खोज करते करते कहाँ गए कि जब ये आ रहे थे तो घर वालों ने कहा दोनों गन्ना खाते आए थे। तो उस किसान के खेत में गया, तूने भाई इस गन्ने में कुछ डाला था कि हाँ 2 दिन पहले ये जहर डाला था और पानी दिया था, और वो उसी से तने में गया, उस जहर से वो दोनों मर गए। आप सोचो थोड़ा सा, ऐसा जहर पेस्टिसाइड का कितने लोग हैं जो केवल दवाई छिड़कते हुए उसके गंध मात्र से मरते हैं, हाँ या ना? ना उन्होंने खाई ना पी, स्प्रे करते गंध मात्र से मृत्यु हो जाती है। जब हम उसको भोजन में डाल के दे रहे हैं तो उन लोगों का क्या बनेगा? और इस यूरिया डीएपी का 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया विदेश में जाता हर साल, और बदले में जहर खरीदा जाता है। धरती को जहरीला, फल साग भाजी को जहरीला, फिर लोग खाएंगे, फिर वो बीमार होंगे, फिर वो डॉक्टरों के अस्पताल में जाएंगे, फिर वहां वही चक्रव्यूह चलता है।
ये दोनों काम जो देश की आर्थिक प्रगति, लोगों का स्वास्थ्य, पर्यावरण, उसको बर्बाद करने का अभियान है। और ये जो रासायनिक खेती है भयंकर प्रदूषण फैलाती है। इसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन होता है, यूरिया डीएपी नाइट्रोजन। जब किसान यूं खेत में डालता, कोई नहीं बताता आपको ये बात, कोई जानकारी नहीं देता। जब किसान इस यूरिया को आप डालते हो ना खेत में यूं, तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है इसका नाइट्रोजन, तो एक तीसरी गैस पैदा होती है नाइट्रस ऑक्साइड। अभी चर्चा हो रही थी कि हम प्रयास करें पर्यावरण को बचाने के लिए धरती का कार्बन डाइऑक्साइड कम करें। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे खतरनाक गैस मानते हैं पर्यावरण के लिए मोटे रूप में, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो यूरिया डीएपी खेतों में डालकर हम पैदा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है। बोलो कितना? समझ में आई बात? आपने पता इस बात का? किसी ने दी जानकारी आपको ये कि जो यूरिया आप खेतों में डालते हैं इस पर्यावरण का आने वाली पीढ़ियों को कैसे बर्बाद करेगा? और इसी का परिणाम है, अब ये पानी की बोतलें जो हमारे आगे रखी हैं, 20-30 साल पहले कोई रखता था क्या? कहीं भी पी लेते थे। आज पी के देख लो ना, क्यों नहीं पीते? क्यों? इस जहर ने, पेस्टिसाइड ने, डीएपी ने, यूरिया, इस जहर ने सारे भूमिगत पानी को भी जहरीला बना दिया। और ये आने वाला समय यूएनओ का, डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है, भारत में भयंकर रूप से कैंसर का विस्फोट होने वाला यदि यही प्रोग्राम चलता रहा। कोई कुछ समय पहले डायबिटीज को जानता था क्या? अब कोई घर बचा जिसमें डायबिटीज नहीं है। यही काम इधर होने वाला है। इसलिए समय है, लेट मत बनो और इसको संभालने की जरूरत है। इसको ज्यादा लंबा न करते हुए मेरा नम्र निवेदन है, जो सोच हमारी ये थी कि इससे प्राकृतिक खेती करोगे उत्पादन कम हो जाएगा, इसके लिए मैं डॉक्टर चौहान साहब को बधाई देता हूं, इसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को। इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया और अभी आपके बीच में बताया है। ये धारणा कि रासायनिक खेती बंद करोगे तो देश भूखा मर जाएगा, ये कतई गलत है। इस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्राकृतिक खेती का उत्पादन कम नहीं होता। उल्टा हल्दी के बारे में तो अभी आपके बीच में बताया, रासायनिक में जितनी पैदा हुई प्राकृतिक में उससे डबल पैदा हुई। बताया ना अभी डॉक्टर साहब ने, उसमें डबल पैदा हुई, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ गई, गुणवत्ता भी बढ़ गई। और धरती का ऑर्गेनिक कार्बन प्राकृतिक खेती करने से तुरंत 1 साल में ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं दूसरी चर्चा आदरणीय डॉक्टर गगनेश शर्मा जी और आदरणीय डॉक्टर मुरलीधरन जी से निवेदन करूंगा, नम्रतापूर्वक, बहुत नम्रतापूर्वक। आज हम सब के सामने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ा भारी भ्रम है, और जितने लोग यहाँ पर आज भी बैठे हैं पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट भी हैं, बड़े प्रगतिशील किसान भी हैं। अब ये जो उलझन है इसको भी हमने समाप्त करना चाहिए। एक है जैविक कृषि और एक है प्राकृतिक कृषि। अब इस उलझन में हमें लोगों को डाल करके भ्रमित नहीं रखना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। क्योंकि इसको समझिए आप ध्यान से, जैविक खेती को भारत सरकार, प्रदेश सरकारें पिछले 20, 30, 40 सालों से प्रमोट कर रही हैं, लेकिन देश में कहीं कोई मॉडल इसके नहीं बन पाए। और इतना लंबे साल तक जिस खेती का प्रचार किया हो, यदि उसमें लाभ होता तो अब तक लोगों ने स्वीकार कर ली होती। थोड़ा समय नहीं होता 30 साल का।
यदि जैविक कृषि लाभकारी होती तो अब तक भारत के किसानों ने स्वीकार कर ली होती। जब मैंने रासायनिक खेती छोड़ी, मेरा एक मजदूर मृत्यु से वापस आया तो मैंने इसको छोड़ दिया था रासायनिक को, तो उसके बाद मैंने जैविक खेती शुरू की थी। और जैविक खेती एक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में डॉक्टर हरिओम जी है, जिनको पद्मश्री प्राकृतिक खेती में मिला है। वो उन दिनों केवीके के हेड थे कुरुक्षेत्र में। मैंने उनसे कहा जी मैं रासायनिक खेती छोड़ना चाहता हूँ, इसका विकल्प क्या है? तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ये खेती है जैविक। मैंने कहा इसका तरीका क्या कि हम ट्रेनिंग देंगे आपके लोगों को। वो ट्रेनिंग मैंने खुद भी ली, अपनी खेती के कर्मचारियों को भी दी। 180 एकड़ में मैं खेती करता हूँ कुरुक्षेत्र में। तो जब मैंने वो ट्रेनिंग ली, वो पिट बनाए, उसमें गोबर डाला, उसमें जो केचुआ, जिसको गुजरात में अड़सिया बोलता हूँ, भारत का है ही नहीं, वो विदेश से लाया जाता है, वो भारत का नहीं है। और उसका जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। और विशेष हाई टेम्परेचर हो तो मर जाता है और कम हो तो भी मर जाता है। और वो इतना मेहनत का काम है, वो 2-2.5 महीने में तो उसको खाता है, फिर छलनी में उसको छानते हैं, वो ऊपर आ जाता है। गोबर जो है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, उसको खेत में डालते हैं, उसको फिर दोबारा गोबर डालते हैं, उसमें डालते हैं। ये काम मैंने खुद सीखा और सिखाया। 5 एकड़ में मैंने शुरू की जैविक खेती। पहले साल कीट पतंग खा गए, कुछ नहीं मिला मेरे को उसमें। मेरे को बताया गया इसमें पहले दिक्कत आएगी, करते रहो आप। फिर मैंने दूसरे साल उसको किया, 50% के लगभग मेरे को मिला। फिर मैंने तीसरे साल किया, 80% के लगभग मिला। लेकिन इन सब करते हुए मेरी ना तो मेहनत में कमी हुई, ना मेरे खर्चे में कमी हुई, ना मेरी खेती का उत्पादन बढ़ा। मैंने डॉक्टर हरिओम, जो कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे, उनके पास जाके कहा डॉक्टर साहब आपकी इसकी खेती को करते हुए 3 साल हो गए, मेरे पास तो 180 एकड़ जमीन है। जिस किसान के पास है ही 2-2.5-3 एकड़, वो आपकी जैविक खेती को करेगा और 3 साल ये हालत होगी तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? नहीं आई समझ में भाई लोगों? तो फिर उन्होंने कहा जी हमारे पास तो जैविक यही है, इसलिए फिर उन्होंने कहा, तभी हम कह रहे थे इस गोबर गोमूत्र में कुछ नहीं है, आप अपना वही करो जो करते थे। उन्होंने ये मेरे को कहा। और आपने जैविक को और समझना है तो उन्होंने मेरे को 2 बुकलेट दिए, 2। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट का लिखा हुआ, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब का। अब इसको ध्यान से सुनना आपने, सभी आदरणीयों से मेरा निवेदन है। वो जो पुस्तकें थी वो क्या थी? छोटी छोटी, वो थी किसानों के लिए फसल पैदा करने के लिए सिफारिशें, और वो जैविक खेती पे आधारित थी। तो उसमें क्या लिखा था उनमें दोनों जगह, ये साइंटिस्ट की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की। उसमें लिखा था कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने में 2 फसलें मुख्य रूप से योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक चावल। हाँ या ना जी? करती ना ये? और इन दोनों फसलों की यदि प्रति एकड़ भरपूर फसल लेनी है तो 1 एकड़ को 60 किलो नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। कितना? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थी हो, हैं? 60 किलो नाइट्रोजन। अब आगे सुनो ध्यान से, जैविक खेती क्या, इसको सुनना। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन, और आपको कितना चाहिए? 60 किलो।
अब 60 किलो नाइट्रोजन के लिए कितना गोबर चाहिएगा? 300 क्विंटल प्रति एकड़ में। 300 क्विंटल गोबर की खाद डालोगे तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो गेहूं धान का उत्पादन पूरा होगा। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, बोलना है, क्या आज इतना पशुधन देश में है कि प्रति एकड़ भूखंड में इतनी गोबर की खाद डाली जा सके? नहीं है। और यदि डालनी भी पड़े तो 300 क्विंटल गोबर के लिए कितना पशुधन चाहिए? 30-40 कम से कम। एकड़ एक, पशु 40। किसान एकड़ में पशु पालेगा या परिवार पालेगा? इसका नाम है जैविक खेती। समझ में आ गई बात? इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की रिपोर्ट है। अगली बात, फिर वो उसी बुक में लिखते हैं कि यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद डाल के 60 किलो नाइट्रोजन पूरा नहीं कर सकते तो आप 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डाल के 60 किलो नाइट्रोजन को पूरा कर सकते हैं। 150 क्विंटल। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसमें 40 पशु चाहिए थे, 150 क्विंटल में 20 चाहिएंगे। अब 1 एकड़ में 20 पशु पल सकते हैं? ये वर्मी कंपोस्ट जो है गोबर से आधा डाल दें तो भी 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होता है, लेकिन उसमें भी इतना पशुधन चाहिए कि संभव हो ही नहीं सकता। इसी का परिणाम है कि ये जो जैविक खेती है ये सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें वो तत्व नहीं मिलते। अगली और बात सुनो, ये साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स हैं कि धरती में 2 प्रकार के वो मित्र कीट और शत्रु कीट 2 प्रकार के हैं। शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से बिल्कुल डबल है। जब उसको इतना गोबर की खाद देंगे तो शत्रु कीट को पर्याप्त भोजन मिलेगा, वो मित्र कीट को खा जाएगा। जैविक कृषि की बीमारी को कोई खत्म कर ही नहीं सकता। उसमें बहुत बीमारियां आएंगी, और बीमारी आएगी तो किसान को उसको मारने या कुछ भी करने के लिए उसका खर्चा बढ़ेगा, समय लगेगा। यह बड़ी भारी चुनौती है। अगली बात, जब इतनी गोबर की खाद खेत में पड़ेगी तो गुजराती में जिसको निंदामण कहते हैं, हिंदी में जिसको खरपतवार बोलते हैं, वीड्स, उसमें इतना पैदा होगा कि किसान की सारी लेबर उसी में खर्च हो जाएगी। सारा दिन निकालो उसको, हाँ या ना? यह है कि नहीं? अब अगली बात, जैविक खेती में जैसे रासायनिक खेती में पर्यावरण दूषित होता, जैविक खेती वैसे ही पर्यावरण को दूषित करने का काम करती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व हैं जिनसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होते हैं। ये तीनों प्रकार के तत्व रासायनिक खेती जैसे पैदा करती वैसे ही जैविक खेती करती है और पर्यावरण को दूषित करने का काम करती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये सब प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? प्राकृतिक खेती क्या है ये सुनो ध्यान से। प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। ये मित्र कीट की खेती है, केचुआ, अळसिया की खेती है। अब मैं दोबारा बोलता हूं, आप जंगल में कभी गए? बोलो भाई लोगों, कभी जंगल में गए? जंगल में सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे हैं, सैकड़ों तरह के। आप बोलना, वहां यूरिया कौन देता जी? डीएपी कौन देता है? गोबर की खाद कौन देता है? कीटनाशक, जंतुनाशक कौन डालता है?
पानी कौन देने जाता है? कोई नहीं। लेकिन जंगल के जितने पेड़ हैं, आप देखेंगे जब फल का समय आता फलों से लद जाते हैं। जंगल के पेड़ के किसी भी एक पत्ते को तोड़ो और अपनी लेबोरेटरी में ले जाओ और उस पर आप शोध करो, उसके पत्ते में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ उसमें। वो कहाँ से आया? क्यों भाई लोगों? वो कहाँ से आया? वो है प्रकृति से। वहां हमने यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, जहर डाल करके वहां के सूक्ष्म जीवाणुओं को नहीं मारा, वहां अळसिया को नहीं मारा, मित्र कीट को नहीं मारा। वहां प्रकृति स्वयं काम करती है और सब कुछ पूर्ण करती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भाई और बहनों, जैविक खेती, रासायनिक खेती, जैविक खेती के लिए तो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ही पीछे प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा यदि ये खेती अपनाई गई तो हमारी हालत ऐसी होगी जैसे श्रीलंका की भूखे मर रहे हैं, वैसे ही हम हो जाएंगे। मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन जिस प्राकृतिक खेती का प्रचार हम कर रहे हैं वो जैविक खेती नहीं है। जैविक खेती प्राकृतिक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। जैविक खेती में इनपुट्स बाहर से लाया जाता है, रासायनिक खेती में इनपुट्स किसान बाहर से लेके आता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है, उसका खर्चा वहीं खत्म हो गया। पशु और खेती का चोली दामन का संबंध सृष्टि के आदि से है। किसान वही है जिसके घर में गाय है, और ये देसी गाय जिस पर आदरणीय चौहान साहब ने रिसर्च बताया कि सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु का भंडार देसी गाय का गोबर है और खनिजों का भंडार गोमूत्र है। जितनी भी भारतीय नस्ल की देसी गाय हैं, हमारी अनेक यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो चुके हैं कि उनके गोबर में एक प्रकार के नहीं सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हैं, और इस देसी गाय के गोबर में तो 1 ग्राम में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं। और गोमूत्र पे हमारे आदरणीय डॉक्टर यहाँ पर कथीरिया साहब बैठे हैं, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इनको भी मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने पीछे रिसर्च करवाया अपने साइंटिस्ट से। अब नीमाटोड कितनी गंभीर प्रॉब्लम है, आपकी इस पद्धति में इतने लंबे समय से चलने के बाद भी पेस्टिसाइड में कोई ऐसा पेस्टिसाइड नहीं जो नीमाटोड को पूर्ण रूप से समाप्त कर पाए। लेकिन डॉक्टर अपने कथीरिया जी ने अपनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च के बाद राजभवन में बताया कि प्राकृतिक खेती में जो अग्नि अस्त्र हम बनाते हैं वो पूर्ण रूप से नीमाटोड को खत्म करने की ताकत रखता है, और उसमें कुछ लगता ही नहीं। एक मिलीबग बीमारी है जो पौधे पर लगती है। आप लोग कहते हैं टहनियों को काटो, दूर ले जाओ, धरती में जमाओ, दबाओ या आग लगाओ, लेकिन मैंने अपने खेत में, अपने बाग में नीमाटोड गोमूत्र देसी गाय का 50% गोमूत्र और 50% पानी का स्प्रे अब किया और सवेरे तक वो मिट्टी बन गया, सवेरे तक मिट्टी बन गया। ये आप अपने यहाँ रिसर्च कर सकते हैं। डेयरी वॉश जहां गाय बंधती हैं उसका गोबर गोमूत्र जो धो करके निकालते हैं, वो अनेक प्रकार के पौधों पर बीमारियों का रामबाण औषधि है। क्या लगा जी इसमें? ना पर्यावरण बिगड़ा, ना खर्चा हुआ, घर में गाय है, बच्चों ने दूध पिया, वो बलवान बनेंगे, गोबर गोमूत्र से खेती होगी। इसमें बाहर से कुछ नहीं लाना। किसान दाल पैदा करता, थोड़ा बेसन हम डालते हैं, शेरडी पैदा करता, गुड़ डालता, एक मुट्ठी मिट्टी डालता, वो उसके खेत की है। हमने बाजार में जाना ही नहीं।
जब किसान की लागत ही शून्य हो जाएगी और उत्पादन कम नहीं होगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये है प्राकृतिक खेती। और मेरे भाइयों, प्राकृतिक खेती में ऑर्गेनिक कार्बन एकदम बढ़ना शुरू होता है। रासायनिक खेती में मैं भी घोषणा करता हूं और आज भी कह रहा हूं, दुनिया का कोई मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो रासायनिक खेती करते हैं, एक साइंटिस्ट ये सिद्ध कर दे कि यूरिया डीएपी जंतुनाशक से धरती के पोषक तत्व बढ़ते हैं, तो हम उनको गुरु स्वीकार करते हैं। और मैं गारंटी से घोषणा पूर्व कहता हूं कि प्राकृतिक खेती करने से पहले ही साल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरे अपने खेत जिनका ऑर्गेनिक कार्बन 0.34 था, आज मेरे उन खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन 1 पे है। और कितने खेत हैं जिनका ऑर्गेनिक कार्बन 1.7 तक चला गया। और गुजरात में ऐसे किसान हैं जिनको आप उनके खेत में जाकर के टेस्ट कर सकते हैं, जिनका ऑर्गेनिक कार्बन 2 पे चला गया है। और कुछ किसान यहां तक कहने लगे हैं कि अब मैं जीवामृत भी नहीं डालता, घन जीवामृत भी नहीं डालता, अब मेरे खेत जंगल की भूमि की तरह बन गए। जैसे वहां जीवामृत नहीं, घन जीवामृत नहीं, खाद नहीं, जंगल में नहीं, वैसे ही खेती जब हमारी बनेगी तो ये जीवामृत घन जीवामृत की भी जरूरत नहीं है। ये है नेचुरल फार्मिंग, ये है प्राकृतिक खेती, जिसमें ना उत्पादन घटेगा, न आपकी लागत आएगी, और उसका आहार जो खाएगा उसको जीवन मिलेगा, कैंसर से मुक्ति मिलेगी, उसको डायबिटीज, हार्ट अटैक, सारा शरीर स्वस्थ बनेगा। तो आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, जितने भी साइंटिस्ट युवा हैं, आप सब हैं, अब तो हमारी इन 5 यूनिवर्सिटीज ने जो गुजरात में है एग्रीकल्चर की, इन सभी लोगों ने जो ईमानदारी से काम बढ़ाया, ये लोग इतिहास पुरुष बनने वाले हैं। आने वाले युग में जैसे उन लोगों ने भूखा मरने से बचाया, अब लोगों को बीमारी और पर्यावरण से, जो गंदा पर्यावरण से मुक्ति कराने का काम ये लोग करने की ओर बढ़े हैं, और इससे बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। आप वो वीडियो 2 दिखाओ जी एक बार लगातार, आप थोड़ा वो देखेंगे। अभी जो अनुभव में चीजें आई वो आपके भी ध्यान में प्रैक्टिकल होनी चाहिए। किसान भाई और बहनों, 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली, जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए, ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज़्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि यह जमीन इतनी कठोर क्यों है? क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं, क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने
देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है, उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है, और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं, और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती फार्म में कुल 30 सेकंड में वही मशीन 2.5 फीट का छिद्र बनाने में तत्काल समर्थ होती है, क्योंकि हमारे खेतों में प्राकृतिक खेती होती है। उसमें बहुत केचुआ, अर्थवर्म है, सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। हमारे खेत में कितनी भी वर्षा होती है, कुछ ही घंटों में सारा पानी धरती माँ पी लेती है, और उससे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्राकृतिक रूप से हो जाता है। इसलिए मैं भारत के सभी किसान भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि वो प्राकृतिक कृषि की ओर लौटें, ताकि हम पानी को बचा सकें, पर्यावरण को बचा सकें, धरती माँ को पत्थर और बंजर होने से बचा सकें, और आने वाली पीढ़ियों को पानी भी दे सकें, पर्यावरण भी दे सकें, उपजाऊ भूमि भी दे सकें, और भारत के धन को भी बचाया जा सके, और किसान की समृद्धि को भी सुनिश्चित किया जा सके, और लोगों का स्वास्थ्य भी बच सके। इसलिए प्राकृतिक खेती अपनाइए और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कीजिए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला, और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं। तो आपने देखा मेरे आदरणीय भाइयों, दोनों घटना देख ली ना। रासायनिक खेती से धरती कैसे पत्थर बंजर बन गई, पहली घटना। और ये वहाँ नहीं है मेरे खेत में, इसकी घटना के बाद ये तो अचानक हमारे सामने घटना हुई। फिर मैंने और भी देश के अनेक भूखंडों पर लोगों से करके देखा, वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है। अब उस परत को तोड़ने का काम करता था ये केचुआ, सूक्ष्म जीवाणु है। और सारा पानी वर्षा का जब हमारा खेत में बारिश होती है, तो हमारे खेत का 24 घंटे में पानी सारा धरती के पेट में चला जाता है, वो बहता ही नहीं। अब उससे नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखो, बर्बादी का तरीका। एक तरफ तो धरती को पत्थर बना के बंजर करो, अब देश में बोरिंग करके पानी धरती में उतार करके करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती शुरू हो जाए, तो ये बोरिंग करने का काम तो ये अलसी या केचुआ ना कर देगा। और सुनो, ये केचुआ ये काम नहीं करता। ये जो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ये जो जहर है ना, ये प्राकृतिक खेती में ये उसको अपने शरीर में संचित कर लेते हैं, हवा में नहीं जाने देते। जबकि रासायनिक खेती में और जैविक खेती में ये सारी गैसेज आकाश में फैलती हैं और पर्यावरण को दूषित करती हैं। और ये केचुआ सूक्ष्म जीवाणुओं का जो शरीर है, वो इन्हीं को, इन गैसेज जो पर्यावरण को खराब करती हैं, शरीर में संचित करते हैं।
और जब ये मरते हैं तो ये सारा तत्व धरती में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करता है। कितनी बड़ी साइंस है ये, इसको कोई समझता नहीं, कोई इस पर रिसर्च करता नहीं, कोई इस पर चिंतन करते नहीं, और कितना बड़ा विनाश दुनिया का हम कर रहे हैं। ये अळसिया केचुआ जो है एक जीवन में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है, और एक खेत में रात और दिन ये काम करेंगे तो सारी धरती को मुलायम बना देंगे, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, और धरती के 16-17 प्रकार के पोषक तत्व ये मरता है तो पूरे कर देता है। और सूक्ष्म जीवाणु जो गौ माता के पेट से निकलते हैं वो सैकड़ों तरह के हैं। उनमें ऐसे भी सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आकाश में 78.5% नाइट्रोजन है, वो उसको खींचते हैं, भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं, और वो इतनी बड़ी मात्रा में होते हैं, वो भी जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, वो धरती के उसी ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं, धरती को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, जो धरती को उपजाऊ बनाने थे उन्हीं को मार दिया, कहा तुम्हें जीने ही नहीं देंगे, आप एक अळसिया पकड़ के लाओ, अर्थवर्म केचुआ, और यहां रखो, और उस पर यूरिया डालो, जिएगा का मरेगा, और उस पर गाय का गोबर डालो तो जिएगा और बच्चे बढ़ाएगा। हमने यही तो काम किया है। तो जो हमारे मित्र उनको मारने का काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, अंत में इस धरती माँ में सब कुछ है। परमात्मा की सृष्टि पूर्ण है क्योंकि वो खुद पूर्ण है। धरती में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सब कुछ है, लेकिन वो तत्व जड़वत हैं, अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। उस तत्वों से भोजन बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। ये केचुआ करता, अर्थवर्म करता है। ये उन तत्वों को तोड़ते हैं, खाते हैं, भोजन बनाते हैं, पकाते हैं और पौधे की जड़ को देते हैं। मैं बहुत मोटा उदाहरण के देता हूं सब जगह। हमारे यहाँ किचन है घर में, उस किचन में रोटी भोजन बनाने का सारा सामान है। उसमें दाल है, सब्जी है, घी तेल है, गैस है, पानी है, सब कुछ है भोजन बनाने की चीज। लेकिन भोजन बनाने वाला कुक नहीं है तो भोजन बनेगा क्या? बिल्कुल यही स्थिति इस धरती माँ में पौधे के भोजन का सारा सामान है। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सब है, लेकिन पौधे का भोजन इनसे बनाने का काम कुक जो है वो केचुआ है। कुक जो है सूक्ष्म जीवाणु है, मित्र कीट हैं। यदि वही मार दिए तो उसे भोजन कौन बनाएगा? ये काम आज तक हमने किया है। प्राकृतिक खेती है, सूक्ष्म जीवाणु की खेती, इसको बढ़ाओ। जितना सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेगा, जितना मित्र कीट बढ़ेगा, केचुआ अपने आप धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। रासायनिक खेती शुद्ध हिंसक खेती है। इसमें मारो मारो मारो, छिड़को छिड़को मारो, और इसी का परिणाम क्या है? इसी का भोजन खा खा करके वो भाई को मारो, बाप को मारो, बेटे को मारो, पड़ोसी को मारो, देश को मारो, खून की नदियां। ये हिंसक प्रवृत्ति, गीता में भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से विचारों की शुद्धि होती है। हम इतने लोग बैठे, चुपचाप आराम से बैठे कि नहीं? आप में से एक को दारू पिला दो, 5 मिनट में क्या होगा? क्यों भाई साहब, क्या दिक्कत है? वही तो था पहले वाला। 5 ही मिनट में रूप बदल जाएगा। यह आहार का परिणाम, इससे बड़ा और क्या होगा? जो आप और हम खा रहे हैं आज, ये खून की क्रांति जो अग्नि जल रही दुनिया में, एक पार्किंग गाड़ी करते गोलियां चल जाती हैं, ये सब कुछ इस जहर वाले आहार का परिणाम है, हिंसक आहार का परिणाम है। और इससे आदमी तामसिक बन गया, आग में जलता। ये सारा बेड़ा गर्क इसे है। धरती दूषित, हवा दूषित, पानी दूषित, पर्यावरण
तबाह हो गया, क्या पैदा कर रहे हैं। आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप अब भगवान की कृपा से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं कि जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, इस देश के भविष्य के लिए प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। आप इसकी ओर बढ़िए। और मैं आदरणीय डॉक्टर गगनेश शर्मा जी और आदरणीय मुरलीधरन जी से नम्र निवेदन करूंगा कि जब हमारा, आप ये मानते हैं कि जैविक खेती भी जहर मुक्त खेती है और प्राकृतिक खेती भी जहर मुक्त खेती है। जैविक खेती में लागत घटती नहीं, मेहनत कम होती नहीं, उत्पादन पूरा होता नहीं। 40 साल से हमने देख लिया। तो मैं नम्र निवेदन करता हूं, अब हमें लोगों को भ्रमित ना करके एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वो है प्राकृतिक खेती। अब इस उलझन में जैविक भी प्राकृतिक भी अब खुद ही कहते हैं कि इससे देश भूखा मरेगा। अब लोग यूं सोचते हैं, हम प्राकृतिक की बात करते हैं, लोग सोचते हैं इनकी प्राकृतिक वही जैविक ही है। जैविक और प्राकृतिक में आम आदमी को भेद नहीं है। इसलिए बार बार आईसीआर के साइंटिस्ट ने लेख लिखे पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी को भेजने के लिए कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं प्राकृतिक खेती पे, इस पे देश भूखा मरेगा। उनको ही नहीं पता जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में कोई अंतर नहीं है, उन्हीं को नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूं, आप भ्रमित क्यों कर रहे हैं। इस जैविक को बंद करना चाहिए, क्योंकि इसको 30-40 साल से देख लिया, इसमें ऐमे ही समय बर्बादी। जब वही सारी चीजें कम लागत में धरती उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन भी कम नहीं होता है और प्रामाणिक अनेक किसानों, हजारों लाखों किसान गुजरात में कर रहे हैं, देश में अलग भागों में कर रहे हैं। तो अब हमने इस भ्रम से दूर होकर के प्राकृतिक खेती को ईमानदारी से आगे बढ़ाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां बचें, लोगों का स्वास्थ्य बचे, देश का धन बचे, गौ माता बचे, धरती माता बचे और सब में सद्भावना का विचार हो। मैं आज के इस आयोजन के लिए आदरणीय कुलपति RM चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। और ये कार्यक्रम पूरे देश में चलने चाहिए, जिससे एक वातावरण बने और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएं।